दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में हम चालू करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन से होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो आपका 1, 3 और 4 ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के विषय में वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 1 और 2 आपके सही है, ऑप्शन सी सही है। और वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये नहीं वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को यानी वाइस प्रेसिडेंट को। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल को देगा। और संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? ऑप्शन है वीबी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर KR नारायणन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीवी गिरी। दोस्तों, वीवी गिरी वाराह वेंकट गिरी जो हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था और ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपतियों में से वीवी गिरी ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? ऑप्शन है भारत का महाधिवक्ता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा
कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी शंका या विवाद होता है तो उसका समाधान भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय ही अंतिम होगा। इसमें कभी कभी ऑप्शन दे देता है भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो उत्तर सही नहीं है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद या शंका या समाधान करना हो तो उसमें उच्चतम न्यायालय जो है वो उसका निर्णय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ऑप्शन है आपके वित्त आयोग, नीति आयोग, कराधान जांच आयोग या राज्य वित्त आयोग। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्त आयोग। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति या उससे पहले राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग का कार्य क्या होता है? आयोग का कार्य ये होता है कि संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, इसके संबंध में वो सुझाव देता है और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाते हैं। और दोस्तों, 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, देखिए, संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में थोड़ी सी भिन्नता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। जबकि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव किया जाता है उसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं और इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से एक मिलकर एक निर्वाचक मंडल होता है और इसके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? तो आप जानते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है और भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था? अब ये प्रश्न है नहीं, क्योंकि मनोनीत किया जा सकता है नहीं है दोस्तों। अब जो है संविधान आपके लिए एक प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया है। ये आपके लिए प्रश्न है, लेटेस्ट संविधान संशोधन है और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब दोस्तों, एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का जो है प्रावधान वो संविधान से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन पहले जो है संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा के उस 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है और इसके वेतन और भत्तों आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? विशेष रूप से गठित अधिकरण के द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या संसद द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा चलाया जा सकता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर महाभियोग, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, ये चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। दोस्तों, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है और महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों और उसे सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो आपको बताना है कि किसे भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था या चुना गया था। तो सही उत्तर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध यानी अनअपोज्ड चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे? तो आप जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद के लिए 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक 2 बार निर्वाचित हुए थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो सही उत्तर है संसद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग इसलिए है कि संसद द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी कानून राष्ट्रपति के अनुमति या हस्ताक्षर के बिना वो कानून नहीं बन सकता है और इसलिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो सही उत्तर आप जानते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधियों के लिए 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। वे 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। 1949 से 1952 तक सोवियत रूस में भारत के राजदूत भी थे और वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुना गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? देखिए, 16 सदस्यों को, 10 सदस्यों को, 12 सदस्यों को या 14 सदस्यों को। तो सही उत्तर देखिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। और लेकिन यहां पर पूछा गया है संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं
इनको लोकसभा के लिए, और 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए, जो साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में जो मूलभूत योगदान या विशेष योगदान देते हैं उनको चुना जा सकता है। लेकिन अब वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, तो इस हिसाब से केवल 12 सदस्यों को, देखिए दोस्तों, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैंने बता भी दिया है कि अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो सही उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों और संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचनों का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 324(1) के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए जो निर्वाचन होते हैं उनका आयोजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 9 माह या अनिश्चितकाल के लिए। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो है राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रदान की गई है और ये 6 माह तक अस्तित्व में रहता है। देखिए दोस्तों, अध्यादेश जो है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है, लेकिन संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वो 6 माह के लिए लागू रहता है। तो ये था आज का प्रैक्टिस वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।